हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11th टॉपिक मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। जापान के अंदर 1867 में जब मेजी वहाँ के रूलर बने तो ये जो एम्परर थे इन्होंने जापान में कुछ अलग करने की सोची। तो यहाँ पर किस चीज़ का मॉडर्नाइजिंग हो रहा है? यहाँ पर जापान के अंदर वहाँ की इकोनॉमी का सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म किए गए। राजा अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो इसके लिए पॉलिसी बनाई गई, कुछ डिसीजन लिए गए। कंट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी बनाने के लिए यूरोप कॉन्टिनेंट से जो है नई नई मशीनें मंगाई गई। 1872 में यहाँ की इकोनॉमी को और सुधारा जाए कैसे? यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई। सबसे पहले रेलवे लाइन 1870 में यहाँ पर कहाँ एदो से लेकर, जिसको हम टोक्यो बोलते हैं, टोक्यो से लेकर के याकोहामा तक बिछाई गई। इसके बाद जापान ने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए ट्रेनर जो है यूरोप से मंगाए। उनको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, स्कूल में भेजा गया ताकि वो अपने वर्क की ट्रेनिंग अच्छी सी ले लें। जापान ने इसके बाद क्या किया? जो यहाँ के एम्परर मेजी हैं, मेजी ने इसके बाद क्या किया? जापान के अंदर यहाँ बैंकिंग सिस्टम को सुधारा ताकि धन प्रॉपर्टी जो है ना वो सेंट्रलाइज न हो। इसलिए जो जिस वक्त में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को सुधारा ताकि कोई भी कंपनी अपनी लगा सकता है। इसलिए उन्होंने उन लोगों को जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए कुछ सब्सिडी जो ना छोड़ी गई, सब्सिडी दे दी गई उन लोगों को। इसके बाद यहाँ सब ऐसे रिफॉर्म्स हुए तो जापान के अंदर हम क्या देखने को मिलती है कि जापान की पॉपुलेशन 1870 में जापान की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ थी। वो कुछ दिनों के बाद यानी 20th सेंचुरी के सेकंड डिकेड तक वो पॉपुलेशन 5 करोड़ 5 लाख हो गई। मतलब क्या है कि जनसंख्या का इतना बढ़ना किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर जो है पीस है, शांति है और वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पब्लिक के फेवरेबल है। तो इस तरह जापान के जो एम्परर हैं उन्होंने जापान की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश यहाँ की गई है। तो इस तरह आज का अपना पहला टॉपिक क्या था? मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। यहाँ एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई मशीनें लाने के लिए, जो है यहाँ के वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए यूरोप से जो ना ट्रेनर जो है ना वो मंगाए गए। तो इस तरह वहाँ पॉपुलेशन बढ़ी। तो पहला टॉपिक अपना कौन सा था? मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। किसकी? एशिया का एक छोटा सा कंट्री जापान की। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जापान के अंदर 1870 के आसपास जापान में जो वर्कर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ऑलमोस्ट 7 लाख। और 1913 में वो पॉपुलेशन वर्कर्स की कितनी हो गई? 40 लाख। इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको रॉ मटेरियल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीनें नहीं हैं। स्टार्टिंग में जो है वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस होल्ड यूनिट में होता है, न कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। स्टार्टिंग में जापान के अंदर क्या था? जो वर्कर्स थे उसमें मेल की बजाय वुमेन ज़्यादा थी। वुमेन्स काम करती थी। उसके बाद वहाँ पर कुछ स्ट्राइक हुई और उनको कुछ राइट्स मिले और वहाँ वुमेन की जगह यानी वुमेन के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि मेल भी जो है ना काम करने लग गए। यहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है ना अब भी हाउस होल्ड यूनिट से निकल करके आ रहा है। अब
बहुत सारी इंडस्ट्री लगने से जापान के अंदर क्या था कि जापान के अंदर पोल्यूशन फैल गया। एक तरह से पोल्यूशन हम कह सकते हैं कि वहाँ की टिम्बर, वहाँ की लकड़ी, वहाँ की रिवर्स, नदियों में जो है ना सब कुछ एनवायरनमेंट वहाँ का एकदम से जो है ना बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है ना जापान में फैलना शुरू हो गया था। जापान के लोग ये फील करने लग गए थे कि इंडस्ट्री से सब कुछ हम पैसे से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी को बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए एक फार्मर का बेटा तनाको सूजो ने 1897 में जापान के अंदर एक मूवमेंट चलाया और वहाँ की पोल्यूटेड हो रही रिवर्स को और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्री को बचाने के लिए एक ऐसा एजिटेशन यहाँ पर छेड़ा गया जिससे गवर्नमेंट को जो है ना सरेंडर करना पड़ा और गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए बना दिए गए। ये तनाको सूजो कौन था? एक फार्मर का बेटा था। 1897 में जो जापान की जो पार्लियामेंट है डाइट, उसका लोअर हाउस का जो ये मेंबर बना था। तो इस तरह इंडस्ट्रियल वर्कर्स जापान में इनकी संख्या बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि इनको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल मिलता गया। पहले संख्या जो है ना किसकी कितनी थी? केवल 7 लाख थी। कब थी? 1817 में। और 1913 में इनकी संख्या वर्कर्स की बढ़ करके 40 लाख कैसे हो गई? क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं जो एम्परर ने वहाँ के लोगों को दी। एम्परर कौन है? कौन सी डायनेस्टी है? मेजी डायनेस्टी है। स्टार्टिंग में सारा जो प्रोडक्शन आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? हाउस होल्ड यूनिट से आ रहा था। बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन भी लगी और वर्कर्स को और ज़्यादा सुविधाएं जो है मिलने लग गई। जापान में इंडस्ट्री जब बहुत ज़्यादा लगी तो वहाँ पर एनवायरनमेंट खराब होने लग गया और वहाँ के टिम्बर्स को काटा गया, वहाँ की फॉरेस्ट्री को काटा गया, वहाँ रिवर्स थी वो पोल्यूशन से भर गई एक तरह से। तो वहाँ पर जापान के अंदर तनाको सूजो 1897 में जो इनके अगेंस्ट एक एजिटेशन छिड़ा और ये एजिटेशन उनका जो है सफल हुआ। गवर्नमेंट ने इनके आगे एक तरह से सरेंडर करना पड़ा क्योंकि तनाको सूजो के पीछे जापान के ऑलमोस्ट 800 विलेज जो है ना विलेजर्स लोग इनके पीछे थे। तो इस तरह रूल एंड रेगुलेशन यहाँ की इंडस्ट्री के लिए बना दिए गए। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है कि जापान के अंदर जापान एक यूरोपियन कंट्री को फॉलो कर रहा था और उस कंट्री का नाम जर्मनी है। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम डाइट है, तो उन्होंने अपने एक जर्मन वर्ड है अपने पार्लियामेंट का नाम भी उन्होंने डाइट रखा। और जापान के अंदर 1830 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियाज वहाँ पर अमर्ज होने लग गए हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, इलेक्शन हुए और कैबिनेट भी बनी। बट 1930 के आसपास जापान के अंदर नेशनल यूनिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ एक अलग तरह की कैबिनेट बनी जो एम्परर के अंडर में थी। और पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैबिनेट थी उसको जो एक तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। और यहाँ जो एम्परर है उस एम्परर के अंडर में जो है ना कौन है? एम्परर के डायरेक्ट अंडर में ब्यूरोक्रेसी है और कमांडर हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम नहीं करेंगे। किसके अंडर में काम करेंगे? ये काम करेंगे एम्परर के अंडर में। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1930 के डिकेड में जापान के अंदर जो डेमोक्रेटिक आइडियाज एमर्ज हो गए थे उनको रिप्रेस एक तरह से कर दिया गया है। और जो नई कैबिनेट बनी है उसमें एम्परर ने किसको लिया है? उसमें एम्परर ने जो रिटायर्ड एडमिरल थे या जनरल थे उनको इंक्लूड किया गया है। हम कह सकते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, इनको जो है ना अपनी मिनिस्ट्री में लिया है, इनकी एक कैबिनेट बनाई है। तो इस तरह के जो कैबिनेट में जो पर्सन लिए गए हैं वो थोड़े एग्रेसिव थे। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, ताकि हमारा देश यूरोपियन कंट्री से भी आगे निकले, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी से रिलेट जो सिस्टम था उसको एक तरह से तोड़ दिया। और जापान जब बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया तो उन्होंने एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में अपना एम्पायर बढ़ाना भी शुरू कर दिया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक क्या बनी? एक बैकबोन बनी।
सेकेंड वर्ल्ड वार का होना क्या है कि जापान की एग्रेसिव पॉलिसी। तो इस तरह आज हमने ये 3 टॉपिक किए हैं, मॉडर्नाइजिंग किसकी, इकोनॉमी जापान की, दूसरा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और तीसरा एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म जापान में कब आया, 1930 के डिकेड के आसपास, जब यहाँ डेमोक्रेसी इमर्ज हो रही थी। तो यहाँ पर एम्परर के अंडर में जो है ना एक कैबिनेट बनी, जो नेशनल कैबिनेट बनी, जो रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट बनी थी, उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया और अपने नई कैबिनेट में एम्परर ने किसको लिया, एडमिरल को लिया है और जनरल को लिया है, और इनको लेकर के एक नई कैबिनेट बनाई है। ये एक ऐसे पर्सन थे जो दूसरे देशों को अपने अंडर में लेना चाहते थे। जापान ने एशिया के ईस्टर्न कंट्रीज को, बहुत सारे ईस्टर्न कंट्री के जो ना अपने अंडर में जो ना एम्पायर ले ली है, यानी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। उनका ये ही लालच जो है ना जापान को सेकेंड वर्ल्ड वार की ओर ले गया। तो इस तरह आज के अपने 3 टॉपिक जो है ना इनका हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ये होप है। ओके, थैंक यू।